सभी साथियों को जो है कि जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं संविधान की उद्देशिका का पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 जनवरी 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साधु साधु। साधुवाद गिरीश सर। पीके रामचंद्र सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। तो जैसा कि जी आपकी आवाज मिल रही सर। सर मैं चाहूंगा कि आप अपना उद्बोधन रखें सर। तो मेरा परिचय तो दे दिया। मैं पीके रामचंद्र, ग्राम तिरुड़ी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं जाति पे ही काम किया मैंने। और हमारी जो एक आदमी को जीने के लिए जो चार चीजें बहुत जरूरी है: आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीना विश्व के प्रत्येक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। और हम हमारे देश में इन चीजों से वंचित थे। बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से राजनीतिक समानता दे दिया। सबका वोट एक, हर आदमी वोट दे सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। धार्मिक समानता भी हमारे देश में हमें संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने दे दिया। कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं, सभी धर्म बराबर है। परंतु ये दो समानताएं हमें मिली और दो समानताएं चाहिए: आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। आर्थिक समानता के लिए हमारे बाबा साहब ने हमारे को सामाजिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन को देखते हुए हमें आरक्षण का प्रावधान हमारे लिए किया है, जिसके कारण से आरक्षण में हम नौकरी करके थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति में आ रहे हैं और व्यापार सबके लिए खुला है। व्यापार करके भी हम आर्थिक स्थिति में जा सकते हैं, पर सामाजिक में समता करने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। बाबा साहब ने 1936 में एक पुस्तक लिखी। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हेलो, अरे हाँ। बाबा साहब ने 1936 में एक किताब लिखी, तुम्हारा पुस्तक का नाम था जाति का विनाश। वो एक भाषण था जो बाबा साहब को लाहौर में जात पात तोड़ मंडल में देना था। उनकी अध्यक्षता में वो कार्यक्रम होने वाला था, पर किसी कारण उस कार्यक्रम कैंसिल हो गया। बाबा साहब ने उस किताब को मार्केट में प्रकाशित करके डाल दिया। वो किताब माननीय काशीराम साहब ने 1984 में पढ़ी, सरनेम लिखना उन्होंने बंद कर दिया। वही किताब मेरे को 1995 में पढ़ने को मिली सर। और उस किताब में बाबा साहब ने जो लिखा वो मैंने बहुत माइन्यूटली पढ़ा और मैं चाहता हूँ उसके कुछ चंद से 1-2 मिनट में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये जाति का विनाश पुस्तक के पेज नंबर 75-76 में है। लिखा बाबा साहब ने, आपका प्रयास होना चाहिए कि आप जाति को जड़ से उखाड़ के फेंके। अगर मेरे विचार के अनुरूप नहीं तो अपने तरीके से ही पर उखाड़ के फेंके। मुझे दुख है कि मैं इस संघर्ष में आपके साथ न रह सकूंगा। मैंने धर्म परिवर्तन का निर्णय ले लिया है। यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं कि मैं धर्म परिवर्तन का कारण बताऊं, लेकिन यद्यपि मैं आपकी चार दीवार से बाहर जाऊंगा, मैं आपके आंदोलन को क्रियात्मक सहानुभूति से देखूंगा और जैसा भी आप चाहे मेरी सहायता ले सकेंगे। आपका प्रयास राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए है। यह सही है कि जाति हिंदुओं की सांस है, लेकिन हिंदुओं ने अपनी सांस से वातावरण को दूषित कर दिया है। हर व्यक्ति इससे प्रभावित हो गया है, यहाँ तक कि सिख, मुसलमान और ईसाई भी। इसलिए आप सभी को सहायता प्राप्त करेंगे जो इस जाति के कारण पीड़ित हुए हैं। अन्य राष्ट्रीय उद्देश्य जैसे स्वराज से आपका उद्देश्य कहीं अधिक कठिन है। स्वराज की लड़ाई में संपूर्ण राष्ट्र आपके साथ लड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में आपको पूरे राष्ट्र के विरुद्ध लड़ना है और ये भी अपने राष्ट्र के खिलाफ। लेकिन ये लड़ाई स्वराज की लड़ाई से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप स्वराज की लड़ाई की रक्षा नहीं कर सकते तो उसे प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं। स्वराज की रक्षा करने के से भी अधिक है महत्वपूर्ण प्रश्न स्वराज के अंदर हिंदुओं की रक्षा करने का है।
मेरे विचार से तभी हिंदू समाज अपनी रक्षा कर सकेगा जब उसके बीच से जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार के आंतरिक ताकत के बिना हिंदुओं के लिए स्वराज गुलामी की अग्नि कड़ी साबित होगी। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। संदर्भ पुस्तक जाति का विनाश, अम्बेडकर भूषण पटना से प्रकाशित था। इसके बाद मैं जाति के ऊपर और एक थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, फिर बाद में अपनी बात करूंगा कि जाति को मिटाने का कैसा फार्मूला है मेरा वाला। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में अगली जाति के ठाकुरों द्वारा 7 दलितों की हत्या के 30 साल बाद 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के और लोकतंत्र को सुचारू संचालन के लिए समाज की जाति प्रणाली खत्म होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी करने की निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए कहा, दुर्भाग्य से सदियों पुरानी भारतीय जाति प्रणाली समय समय पर लोगों की हत्या करती है। यह मामला एक सभ्य समाज में तथा पिछड़ी जातियों के खिलाफ अगली जाति क्षत्रिय ठाकुर द्वारा अत्याचार के निरस्तम रूप से उजागर करता है। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति A.K. पटनायक की खंडपीठ ने कहा कि इसलिए जितना जल्द हो सके जाति प्रणाली समाप्त होना चाहिए। यह था मामला 9 दिसंबर 1979 का। उत्तर प्रदेश में हुसैनगंज पुलिस थाने के अंतर्गत लोहारी गांव में ठाकुरों ने 7 दलितों की निर्दयता से हत्या कर दी थी। उनके शव गंगा में बहा दिए गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दलित नेता जगजीवन राम कश्यप के बाद पुलिस ने इस मामले को में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सत्र न्यायालय ने 1982 में 18 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब यूएन ने क्या कहता है सर जाति के बारे में? यूएन से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठनों की यूएन अपील कर रहा है मानव अधिकार संगठनों से। 3 मानव अधिकार संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र के एक सर्वोच्च अधिकारी से भारत समेत अन्य देशों में जाति प्रथा को खत्म करके अपील की है। समर्थन किया है। इंटरनेशनल दलित सॉलिडेरिटी नेटवर्क के समन्वयक रिक्की नोएरलैंड ने कहा, भारत और अन्य जाति प्रथा प्रभावित देशों की सरकार को जाति के आधार पर भेद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नए खाके का समन्वय करना चाहिए। नोएरलैंड ने 3 संगठनों नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स NCDRHR, इंटरनेशनल दलित सॉलिडेरिटी नेटवर्क IDSN और ह्यूमन राइट्स वाच द्वारा संयुक्त रूप से जारी वक्तव्य में कहा, समय आ गया है कि यह देश इस मानव अधिकार के मुद्दे पर ध्यान देने में संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करे, जिससे लगभग 26 करोड़ लोग प्रभावित है। इससे के पूर्व संयुक्त राष्ट्र की उच्चायुक्त मानव अधिकार मामले में नवी पिल्लई ने जाति आधार पर भेद को खत्म करने के लिए मौजूद तौर पर अपील की थी। संयुक्त राष्ट्र की इस अपील के बाद यह वक्तव्य आया। अपने एक लेख में उन्होंने कहा, जाति प्रथा के शर्मनाक विचार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आने की अपील की थी। मीरा कुमार जो हमारे लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी है, वो लिखती है, खत्म हो जाति व्यवस्था। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा, समाज में जाति आधारित आरक्षण को समाप्त करने के पूर्व जाति प्रथा को समाप्त करना जाना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? जाति आधारित आरक्षण को समाप्त करने से पूर्व जाति प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। मीरा कुमार ने बात इंडियन वुमेन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेस से मिले कार्यक्रम में कहा कि हर व्यक्ति पूछता है आरक्षण कब खत्म होगा, लेकिन मैं पूछती हूँ कि जाति व्यवस्था कब खत्म होगी, क्योंकि जब तक जाति प्रथा खत्म नहीं होती तब तक सामाजिक आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सामाजिक आरक्षण को आर्थिक आरक्षण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्हें इस बात पर दुख व्यक्त किया कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जाति प्रथा को नहीं बदल पाया। उन्होंने कहा कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि इस देश में जाति प्रथा कब जाएगी और कब इस इतिहास का विनोना पन्ना समझकर दफन कर दिया जाएगा। सब कुछ बदल देता है, लेकिन जाति प्रथा को नहीं बदल पाया। उन्होंने कहा कि अनेक देशों से आर्थिक आधार पर भेदभाव जारी है, लेकिन हमारा देश सामाजिक भेदभाव से ग्रस्त है और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि हमारे देश में जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था लागू है। आपका मेरे ख्याल से 5-7-10 मिनट लिया, उसके लिए आभार। मैं मेरी मेन बात पे आता हूँ। जब मैं इस सब्जेक्ट पे एक किताब मेरे को करीब 1995 में मिली, जाति का विनाश,
और काशीराम साहब को 1984 में, यानी किताब लिखने के 48 साल बाद काशीराम साहब को किताब मिली, और काशीराम साहब को 84 में और मुझे 1955 11 साल बाद मिली। और इस किताब को मैंने कितनी बार पढ़ा और वही पढ़ने को किया जिसमें बाबा साहब ने कहा कि जातियों को जड़ से उखाड़ फेंकना, और मैं इसी चिंतन में उधेड़ बुनने लगा कि जातियों से कैसे उखाड़ फेंका जाए। फिर 4-5 साल के चिंतन के बाद 1999 में मैं इसमें पहुंच चुका था कि जातियों को उखाड़ना है तो उनको सरनेम तो साथ ही उखाड़ देना पड़ेगा, क्योंकि सरनेम तो काशीराम साहब ने लिखना बंद किया था। अब हमें अपना नया फार्मूला कैसा होना चाहिए? हमारे शरीर में, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में उसके माँ बाप का डीएनए है, तो क्यों पहले माँ का नाम, क्योंकि उसके पेट में 9 महीना रहे, उसके बाद पिताजी का नाम, और उसके बाद अपना पूरा नाम लिखिए। जैसा मैं लिखता हूँ, मेरी माँ का नाम पार्वती, पी, पिताजी का नाम किशन के, रामचंद्र मेरा, पी के रामचंद्र, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं। मेरी बहन भी वही लिखेगी, वो भी पी के मालन, उसका नाम मालन है। पर जब उसकी शादी हो जाएगी तो लिखेगी पी के मालन सूर्यभान पति का नाम। इससे ज्यादा जरूरत है नहीं लिखेगी। और यही रिश्ते से कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस जरूरत है स्वाभिमान जगाने की। जो आदमी जाति और सब मिटाना चाहता है, वह आदमी स्वाभिमान से जी सकता है। और इसके लिए संविधान में धारा 368 है, जिसमें 2/3 बहुमत लोकसभा में, 2/3 बहुमत राज्यसभा में और 16 विधानसभा में बहुमत होने से ही कारण बन सकता है। आप उसको खोल के देख लीजिए धारा 368। ये एक मेरा फार्मूला। अब इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ठीक, और 2-4-5 मिनट और बोलूं सर? हेलो सर, हैंड रेज है सीपी सल्यानी सर का, तो आप कंटिन्यू करें सर। मैं बाद में सवाल करूंगा, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो जैसे कि अभी हमको इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत निर्माण करना है। हम लोग चुनाव में जाए और वही उन्हीं से वोट मांगे जो जाति और धर्म मिटाना चाहते हैं। मेरा दावा है सर कि पहली इलेक्शन में आपको 1% वोट मिल जाएगा। 1 लाख वोट यदि गिरते हैं तो 1000 वोट आपको जाति और सरनेम मिटाने को मिल जाएगा। आप ऐसे कंटिन्यू 20-25 साल चलिए, आप पूरे देश में चर्चा का विषय बनना चाहिए जाति और सरनेम मिटाने का। देश में आज जाति और सरनेम मिटाने का कोई बात ही नहीं करता। सबको लगता है मिटे नहीं सकती। तो मिटाने का रास्ता यही है, कानूनन मिटाना है हमको लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत करके, और तभी ये मिट सकता है और तभी हम सम्मान से जीने के लायक बनेंगे। इस कार्यक्रम के लिए 200 साल का टाइम लगेगा। 20-25 साल में पूरे देश में बात फैल जाएगी। 50 साल में आप लोग लोकसभा राज्यसभा में जाना चालू कर देंगे और हो सकता है बहुमत मिल जाए, क्योंकि अपोज में भी रहने वाले लोग यदि वो SC/ST OBC के है तो उनका स्वाभिमान जागेगा, वो भी आपको समर्थन करेंगे। ये समर्थन करेंगे, बहुमत पास भी हो जाएगा। इसको भूलने के लिए कम से कम 150 से 200 साल लगेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1789 की क्रांति, वहां 2 क्रांति एक साथ हुई, सामाजिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति। क्योंकि वहां हर देश में सर राजा प्रशासन चलाने वाले व्यापारी और मजदूर लोग रहते हैं। वहां भी ये प्रथा थी, सभी जगह होती है। ये प्रथा को हमने जाति के नाम पे पक्का सील लगा दिया, बाकी दूसरे में इस पक्के सील नहीं लगे, रहते सभी जगह ऐसे लोग हैं। पर वहां पक्का सील लग जाता है जाति के नाम पे। सर्टिफिकेट में बुलाना करना सब जाति के नाम से बुलाते, सरनेम के नाम से बुलाए तो भी जाति से। हमने यदि किसी को तिवारी साहब बोला तो ब्राह्मण हो गया वो, हमने यदि मेश्राम साहब बोला तो शेड्यूल कास्ट हो गया वो। यही है ना, ये प्रथा पे खत्म करना है। हर ऑफिस में जाओ, आपको कौन ऑफिसर किस जाति का वही लिखा मिलेगा, कौन बाबू किस जाति का उसके टेबल पे प्लेट मिलेगी। ये व्यवस्था को खत्म करना है अपने को। तो जाति और सरनेम को मेन मुद्दा बनाना है चुनाव के लिए, और कानूनन हमको मिटाना है। सामाजिक मंचों से नहीं मिटेगी, ये राजनीतिक मंचों से मिटेगी, और उसके लिए हमको लोगों को जगाना पड़ेगा स्वाभिमान के माध्यम से। लगता है लोग ज्यादा बोल दिया हमने। थैंक यू सर आपको अपनी बात रखने के लिए। और हम यहाँ पे सवाल लेते हैं सीपी सल्यानी सर को। सर आ रहे हैं सर जी, आपका सवाल सर। बहुत अच्छा डिस्कस किया है जाति का विनाश पर पीके चौधरी सर ने, मगर जब हम भारत का संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि जाति का विनाश की हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में ऐसी कहीं मांग रखी ही नहीं गई। हाँ, जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें एक चीज साफ नजर आती है कि हमें समता
अवसर की, राजनीति की, आर्थिक की, सामाजिक की चाहिए। जो भारत की न्यायपालिका हमें न्याय नहीं देती, भारत की व्यवस्थापिका हमें व्यवस्था में सम्मान नहीं देती, राजनीति भारत की हमें जाति से संबोधित करके राजनीति में लेकर लेती है, जबकि संविधान में ऐसा कहीं है ही नहीं। आप न्यायपालिका में हमें अगर समता दे दें तो हमें या हमारे ऊपर जो जुल्म होता है उसका हमें न्यायपालिका देने लग जाए तो जाति भले ही क्या बनी रहे, हमारे साथ हमारी जाति के कारण हमारे साथ घृणा का भाव, हमारे साथ अवसर की समता का भाव, हमारे साथ राजनीतिक विद्वेष का विचार ना रहे। हमें सिर्फ न्यायपालिका से समता चाहिए। अभी जो केस बताया कि 6 लोगों को मार के गंगा में बहा दिया, 20-25 साल बाद न्यायपालिका ने उन्हें बरी कर दिया। अगर वो 3 महीने के अंदर न्यायपालिका उन 18 लोगों को सजाए मौत सुनाती तो जातिवाद चाहे बना रहता, मगर आगे से शोषण का, हत्या का, लूट का जो जाति के कारण हो रहा था वो रुक जाता। तो जाति मिटे न मिटे, हमारे साथ अन्याय का भाव मिटना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। संगम नमामि सर। हेलो हेलो जी सर। हाँ, जब तक जाती रहेगी तब तक ऐसा हमारे साथ होते रहेगा। नहीं सर, हमारा मानना है कि न्यायपालिका हमसे, न्यायपालिका में जो न्यायपालिका में हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका कानून के हिसाब से पालन करना सुनिश्चित करें 3 महीने के अंदर। तो जो हम पर जुर्म हुआ है, 6 लोग मरे हैं, 18 लोगों को फांसी सजा के दिखाए, तो हमारे साथ जातिभेद करती रहे। हमें न्याय चाहिए, समता चाहिए, हमें आवश्यकता पड़ेगी नहीं। हमें जाति के कारण कोई पूछे या न पूछे, इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब विश्वास है कि हमारे साथ समता का व्यवहार हो न्यायपालिका में, व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में। ये जिस दिन हो जाएगा, जाति बनी रहे या ना बनी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। संगम नमामि सर। मैं चाहता हूँ इस सब्जेक्ट पे हर एक आदमी ने चिंतन मनन करना चाहिए, 1 2 साल 5 साल, उसके बाद अपन सोचे क्या सही होना, क्या इतने जल्दी सर। पीके रामचंद्रा सर, अभी सीपी सल्यानी सर ने जो सवाल उठाए, उनके उत्तर आप किस प्रकार से देना चाहेंगे सर? नहीं, मैं तो वही तो कह रहा हूँ सर, इतने जल्दी कि न्यायपालिका सही हो जाए तो सब ठीक हो। न्यायपालिका में बैठे हुए जो लोग हैं वो भी जाति के लोग हैं सर, किसी न किसी जाति कहते हैं, तो हमारे साथ कौन अन्याय करता है? जाति रहेगी तब तक जाति के अन्याय चालू रहेंगे सर। हम इसे ऐसा न समझे कि हमारे साथ संविधान की वजह से कोई परेशानी नहीं है, मगर संविधान का पालन न्यायपालिका नहीं करती, इसलिए परेशानी होती है। अगर 18 लोगों को फांसी हो जाती, हमारी जाति वही बनी रहती जो 6 लोगों की हत्या हुई थी, तो उनके ऊपर दोबारा से कोई हत्या करने का साहस कर पाता? अगर हत्या के विरोधी आरोपियों को जगजीवन राम और इंदिरा गांधी से न्यायपालिका दोषपूर्ण है, ना कि उसकी जाति दोषपूर्ण है। देश में जो भी घटनाएं घटती है ना सर, वो जाति के कारण से घटती है। आप चाहे न्यायपालिका जाओ, किसी ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाइए, और इस पे इतनी जल्दी डिसीजन नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद चाहता हूँ ना कि हर एक आदमी इतनी जल्दी न डिसीजन ले, कुछ चिंतन मनन कर जाते थे। अभी महीना 2 महीना, साल 2 साल करे ना, मैं तो लंबा पीरियड दे रहा हूँ 200 साल के। रामचंद्रा सर, आपकी बात से यही निष्कर्ष निकलता है कि आपका एजेंडा 200 सर आप 200 वर्षों का आपने समय रखा है इसको एग्जीक्यूट करने का। तो सीपी सल्यानी सर का सवाल यह है कि जो उत्पीड़न और
जो असमानता का जो शिकार हो रहा है व्यक्ति, जिस पर न्याय नहीं मिल रहा है, तो यदि यह आपका समय इतना 200 साल का रहेगा तो क्या 200 साल तक व्यक्ति को इसी उत्पीड़न से गुजरना पड़ेगा? यहाँ पे सर हम मुकेश हैं, शोधार्थी हैं, पीएचडी शोधार्थी हैं, उनका भी अनुभव लेते हैं सर। क्या किस तरह का इस पर उनकी राय है, क्या सोच है सर? मुकेश राठौर सर। जी सर, जी बोले सर। जो सर ने अभी बात रखी और आपने जो डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, जो जाति से किस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, तो उसका निदान आप, और एक तरफ जाति का उच्छेद, आप किस प्रकार से चाहते हैं सर कि ये जो उत्पीड़न है, ये उत्पीड़न जाति को उच्छेद किए बिना उत्पीड़न को समाप्त किया जा सकता है? संविधान में यह प्रावधान है तो, या 200 सालों तक सर के एजेंडे के अनुसार 200 सालों तक जाति का उत्पीड़न सहना पड़ेगा सर? आप बताएं सर। सर ऐसा है कि जो भी शोषण होते हैं वो जाति आधारित होते हैं, ना कि मतलब देखो वर्चस्व, जो ऊंची जातियां रहती है अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए निम्न जातियों पे मतलब वो शोषण का शिकार मतलब उनको बनाती है। तो इस पे अब जो जिस अपने सर ने अभी जैसे एक मतलब अपने विचार रखे कि जाति कोई मायने नहीं रखती, यदि न्यायपालिका अपना कार्य दायित्व सही तरीके से निभा सके, निर्वहन कर सके, तो कोई दिक्कत नहीं, जाति रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम देख रहे हैं वर्तमान में यह हमारा परिदृश्य है, मतलब भारतीय संविधान के अनुरूप आज की जो सत्ताएं मतलब जो हमारे संविधान के अनुरूप तो कार्य नहीं कर पा रही ना सर। आज देखा जाए तो महाराष्ट्र वाला भी जो पैटर्न हुआ था, रात सुबह 7 बजे तक एक सीएम तक मतलब बना दिया जाता है, शपथ ग्रहण हो जाता है। तो आज तक ऐसा कभी हुआ है सर कि रात में ही कोर्ट भी खुलता है, राज्यपाल से अनुमतियां मिल जाए? तो क्या ये संविधान के अनुरूप हुआ है सर? एक बात, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं सर, जहां पर देखे जैसे निम्न जातियों के हमने कहीं ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जो उच्च जाति वर्ग के लोग रहते हैं, उनके लिए न्यायपालिका अपना एक अलग परिदृश्य प्रस्तुत करती है। लेकिन जैसे एक दो लोगों का हुआ, तो 2 पत्रकारों का था एक, उस समय जब मैं इसमें थे, अपने एक क्या नाम है उनका जो चलाते हैं, क्या सर मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, उनके लिए मतलब सेम कानून था, सेम सजा, मतलब सेम अपराध था, लेकिन एक को उसमें वो मिल जाता है, बेल मिल जाती है, लेकिन एक को उसमें बेल नहीं मिल पाती। तो ये क्या किस आधार पर हुआ सर? अपनी न्यायपालिका ने किस आधार पर निर्णय दिया? ये चीज भी सोचने वाली, यहाँ पर भी हमको विचार करने की आवश्यकता है सर। जी बिल्कुल। इसलिए जी सर, जी सर ने जो सर, हाँ सर अभी बता रहे हैं कि जब तक जाति मतलब शोषण तो हमको हमारे साथ क्या हो रहा है सर, जाति आधारित, इसके आधार, क्योंकि आज भारतीय संविधान को मान कौन रहा है सर? न्यायपालिका में जो लोग बैठे हैं सर, जैसे अभी सर का कहना है, टीके सर का, वहां पर भी तो जाति आधारित ही लोग हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में वहां पर भी जाति आधारित देखा जाता है। कहीं उदाहरण मिलते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव थे यूनिवर्सिटी में, उनसे इससे रिलेटेड कोई प्रश्न ही नहीं पूछे जाते सर। सर ये अनुभव और प्रश्न अगर, क्योंकि वो एक आपने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में किस तरह के अनुभव आपने देखा है? हाँ, इससे संबंधित। हाँ ये भी हुआ है सर, हमारा खुद का विश्वविद्यालय जो था वो उनका एक मैंडेट ही काम करता है, मतलब उनका मैंडेट मेन मोटो यही है कि SC ST और मतलब वंचित समुदाय के वर्गों के लिए उत्थान के लिए कार्य करता है। लेकिन वहां पर जब हमारे साथ मतलब उसके साथ जब मतलब ये घटनाएं घटी, वहाँ 400 से ज्यादा शोधार्थियों ने प्रवेश किया नया विश्वविद्यालय 2014 में,
माननीय मतलब वहाँ डायरेक्टर थे हमारे RS पुरी सर, जो कि SC मतलब कास्ट से ही आते थे वो सर। पर उनके कार्यकाल, उनके प्रयत्नों के अनुसार मतलब एक संस्था को, राष्ट्रीय लेवल का संस्थान था, उसको विश्वविद्यालय के रूप में बनाया गया। और जब उसमें देखा गया कि यहाँ पर मतलब 450 के समय, उस समय मतलब हम प्रवेश मिला था हमको PhD के लिए, एंट्रेंस एग्जाम हुई थी और नई यूनिवर्सिटी थे, तो 450 उसमें ज्यादा करके देखा गया कि वंचित वर्गों के ही मतलब छात्र हैं, SC ST OBC के। तो वहाँ पर पिछले संडे हमारे मनोज सर ने भी जैसे बताया कि 150 से ज्यादा ऐसे छात्र हैं जिन्होंने PhD छोड़ दिया, मतलब PhD ड्रॉप करके चले गए, वो अभी तक नहीं कर पाए। उसमें हम भी जो कुछ छात्र ऐसे हैं, 40 के करीब लगभग छात्र जो कोर्ट के मतलब कोर्ट में जाकर उन्होंने केस किया। जब उनको वहां से न्यायपालिका से न्याय मिला, तब आज वो अभी तक उनकी जमा नहीं हो पाई है। एक सुभाष सर का आता है, सुभाष सर आज ऐसी कंडीशन में है जो मानसिक रूप से भी मतलब काफी ज्यादा प्रताड़ित है। मुकेश सर, हाँ सर, अभी हम थोड़ा आपको रोकना चाहेंगे। बोलिए सर। अभी सल्यानी सर का हैंड रेज है और मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि CP सल्यानी सर संघ से जुड़े हुए हैं, समर संघ से। समर संघ में जाति अभ्यास कभी नहीं, और ना जाति अभ्यास में कभी नहीं का अर्थ यह है कि ना तो जाति पूछी जाती है यहाँ पर और ना ही जाति बताई जाती है। तो CP सल्यानी सर, आप का हैंड रेज है सर, आप जी। सर मेरा यह कहना था कि संविधान में कोई दोष नहीं है। संविधान जितने लोगों ने स्वीकार किया, जाति उससे पहले भी थी और उसके उस समय पर भी थी जब संविधान बन रहा था, और आज भी है। संविधान में किसी ने ऐसे संशोधन की तो मांग की कि जातियों को हटा दिया जाए, मगर ये बात बार बार उठती रही है कि जो भारत की न्यायपालिका है उसमें मात्र 200 परिवार हैं और वो 200 परिवार में भाई भतीजावाद है और अपनी ही जाति वर्ग, अपने ही रिश्तेदार के लोगों को उसमें सुप्रीम कोर्ट में स्थान देते हैं। तो दोषपूर्ण भारत का संविधान नहीं और जाति नहीं, दोषी है तो भारत की न्यायपालिका है जो अन्याय को होते हुए देख करके चुप रहती है और न्याय के लिए कोई प्रयास नहीं करती। उल्टा जिन वर्गों के ऊपर अन्याय हो रहा होता है उनको न्याय देने के बजाय वो न्याय में समय लगाती है, और समय वो इतना लगाती है कि न्याय मांगने वाला एक पीढ़ी और 2 पीढ़ी चले जाते हैं, तो वो अन्याय होता है और न्याय जिसे मिलता है उसे पता ही नहीं चलता। ये मुझे मेरे केस में, मेरे दादा परदादा के केस में मुझे जीत मिली है या हार मिली है, तो हमारी जो न्यायपालिका है वो अन्याय है, ना कि जाति अन्याय का कारण है और ना ही संविधान अन्याय का कारण है। संगम नमामि सर। सर जी, संगम नमामि सर जी। PK सर, बढ़िया संविधान पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया इस संविधान की तारीफ करता है। संविधान में कोई कोर्ट नहीं है, तो सर कोर्ट हमारे लोग में जाति के कारण। सर मैं एक बात और आपकी PK रामाचंद्र सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि संविधान में आर्टिकल 17 है, उसमें जाति अस्पृश्यता का संबंधित या अस्पृश्यता से संबंधित उसमें प्रावधान पहले से है। जैसा कि सर CP सल्यानी सर ने कहा कि जब संविधान लिखा जा रहा था तब हमारे पुरखों ने या संविधान बनाने वाले जो हमारे आका लोग थे उन्होंने यह प्रावधान रखा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हम ये सफर कर रहे हैं। जी, आप इस पर अपनी राय रखें सर। मैं क्या कह रहा हूँ सर, बाबा साहब ने जो जाति के विनाश में लिखा है कि जातियों को जड़ से उखाड़ के फेंक देना, क्या वो गलत है? मेरा प्रयास क्या गलत दिशा में? मैं जाति को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक फार्मूला दे रहा हूँ। तो आपको पता ना कि जब भारत गुलाम था, 1700 से गुलामी में झगड़ा, 1857 में हमारा स्वाभिमान मिला इसलिए कि अंग्रेज लोग इस देश में नहीं होना चाहिए। 1857 से हम सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए 1947 में मिले, 90 साल उस काम के लिए लगे सर।
सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। तो ये तो और राजनीतिक गुलाम तो पूरा देश ही था, साधारण लोगों को अंग्रेजों का राज ही अच्छा लगता था। फिर राजनीतिक गुलाम के लिए इतना दिन लगता है, सामाजिक गुलामी जिसका हर आदमी त्रस्त है, उसके लिए 200 साल कोई ज्यादा मायने ही नहीं रखता। मैं एक उदाहरण आपको जापान का बताता हूँ। जापान में भी 4 वर्ण थे, नमियो, दमियो, समरय और ईटा। 1869 में उन्होंने ये वर्ण खत्म कर दिया। पर आज भी लोग बोलते हैं पुराने एटा है। एटा मीन्स वहां का एक नीचे लेवल पे काम करने वाले कर्मचारी, समुराई मीन्स व्यापारी, नमी मीन्स शासक, दबे मीन्स प्रशासन। आज भी बोलते 150 साल होने के बाद 1869 की बात है, आज भी बोलते। तो ये इतना आसान काम नहीं ना सर, पहले तो इसको समझ ही ले। मैंने समझाने के लिए कितने लोगों का उदाहरण दे दिया आपके सामने। ये काम इतना आसानी से आप एक ही दिन में समझ नहीं सकते। इस कितने लोगों ने जाति का विनाश किताब पढ़ा होगा, फिर काशीराम साहब ने सिर्फ लोगों ने मिटाना है, अच्छी चीज नहीं से बोलने सब मिल जाए, पर कैसा मिटाना फार्मूला है मेरा। अब आप लोग इसकी चिंतन मनन गहरा करिए। इतना आसान नहीं है सब्जेक्ट छूटा तो पूरा न्यायपालिका लेकर क्यों हर एक आदमी जाति के साथ क्वेश्चन है, चाहे किसी भी ऑफिस में जाओ, किसके काम होते हैं। इसलिए जाति मिटाना है, तो इससे जो मेरा साइंटिफिक फार्मूला जो है, माँ बाप के नाम के साथ अपना नाम। यदि हम सोचते नहीं जातियां रहे कुछ तो सिर्फ न्यायपालिका हो जाए, अरे जातियां रहेगी तब तक ये सब चीजें चलेगी। जब जातियां नहीं रहेगी तो न्यायपालिका किसका न्याय क्या ये करेगी, सब ठीक होगा। जाति में इस पे आप चिंतन मनन करिए, इतने जल्दी फैसले मत करिए। मेरे जैसे आदमी को 5 साल चिंतन मनन करने के बाद ही इसमें पहुंचा मैं। माननीय काशीराम साहब तो हो सकता है कि रात में घुस गए थे, मैं नहीं पहुंच पाने का। मैंने 5 साल चिंतन मनन किया इस सब्जेक्ट के ऊपर, सभी एंगल से किया, सभी बोलने की और किताबें लिखने की हिम्मत की। मैंने 3 किताबें लिखा। मेरा प्रकाशन, मेरा भाषण वहां भंडारा में, महाराष्ट्र में, वहां पे आए थे रिटायर IAS बुद्धेश्वर सिंह थे पटना के। और उन्होंने जब मेरा भाषण जाति को सुना तो बोले, पहले आदमी बोले तुम इतना सब रिसर्च कर बैठे, मैं तुम्हारी किताब छापूंगा। बोले उन्होंने मेरी किताब छापाई जाति की संगठन। तो वो तुम पहले ऐसा है। और मैंने 3 किताबें लिखा सर। एक तो मैंने ये देखिए भारत के वंश जाति का दंश, और तीसरी किताब कंसिलियन स्टाइल लिखी, और छापा सब उन्होंने। वो रिटायर IAS आदमी है, वो प्रभावित हुआ। फिर मेरे से मिलने के लिए, किताब पढ़ने के बाद एक मेरे से रिटायर जज आया नागपुर से मिलने के लिए, और उन्होंने बोला कि तुम्हारी किताब बहुत अच्छी है और तुम मेरे को पैसे से किताबें दो, मैं बांटूंगा लोगों को, पढ़ने दूंगा और वापस लूंगा। उन्होंने 1000 रुपए की किताब मेरे से लेके गए, मैं नहीं ले रहा था, पैसे जरूरत थी। और फिर उन्होंने एक टीवी चैनल, बात को समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए सर, चिंतन चाहिए, सब समझ में आ जाएगा। 1 साल 2 साल 5 साल लगेंगे, इतना जल्दी नहीं है। इसकी गहराई को समझना, इसकी गहराई को समझना इतना आसान नहीं है सर, आप सोचिए ना। और मैंने मेरी वीडियो भी नारायण प्रसाद जी के इस पे डाल दिया, और मेरी किताबों का PDF भी डाल दिया। अभी किताबें पढ़िए, मैं PDF आपको सबको भेज देता हूँ, या नारायण प्रसाद जी आपको भेज देंगे जिन्होंने आपसे जोड़ा मेरे को। सर PK रामाचंद्र सर, आपने बात रखी, आपका पहल भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हमारी पहचान क्या है। यदि सभी इंसान, सभी मानव के पास वैसे ही 2 हाथ है, 2 कान है, 2 आंख है, यदि उसी प्रकार से समान रूपता है, तो हमारी पहचान तो एक समान है, समन है। और हमारा जो समन संस्कृति है, यदि पुरातन देखा जाए, इतिहास की तरफ यदि मुड़ करके देखा जाए, तो हम एकदम रूट पाते हैं कि ठीक है, आज अम्बेडकर हो गए तो हम अम्बेडकरवादी हो गए, कि ठीक है कबीर हो गए तो कबीर पंथी हो गए, कि ठीक है कि यदि गुरु नानक पैदा हो गए तो सिख हो गए, यदि पैगंबर हो गए, मोहम्मद हो गए तो हम मुसलमान हो गए, यदि हम और पीछे देखा जाए ईसा हो गए तो हम ईसाई हो गए, यदि और देखा जाए पहले कि बुद्ध हुए तो बुद्ध के बाद बौद्ध लोग बन गए। लेकिन और यदि पीछे देखा जाए तब हमारी पहचान क्या थी, तो हम अपनी पहचान यदि पाते हैं तो हमारी समन संस्कृति, समन पहचान, समन सभ्यता है। और जो इसके लिए जो जानते हैं कि मेरी पहचान क्या है, तो वो बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं कि मैं समन हूँ, मैं
पाली में इसका पुराना शब्द है, पाली में जन्म, ये जो जाति का अर्थ होता है सर, वो जाति का अर्थ वहां पर जन्म से है, जन्म से। लेकिन अब जैसे किसी को जाति के नाम पर जो बुलाया जाता है, तो वो जाति का नहीं है, वो उसके कर्म, काम के नाम से पहचाना जा रहा है। और इस तरीके से देखा जाए तो हमारी जो पहचान है वो समन है, समन हो जाती है। तो हम यदि इस पर सीपी सिल्लानी सर की बात सुनेंगे कि संघ में भी जो गोल्डन नियम 3 है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जाति अभ्यास कभी नहीं। तो जो जाति अभ्यास कभी नहीं है, आपके मैंने वो 10वीं में पढ़ा सर, मैंने आपके संघ के 10वीं में पढ़ा, जाति का भी नहीं और राजनीति भी नहीं है। जी, जाति अभ्यास कभी नहीं, और हम राजनीतिक बात भी नहीं करते हैं, हम भी नहीं करते हैं एज अ स्टूडेंट या जो भी हमारे हैं। तो ये और हर समस्या का जड़ काजीराम साहब ने बोला नहीं, राजनीति चाबी है, बाबा साहब ने बोला ना, हर समस्या की समस्या राजनीति से नहीं उठेगी, और हम राजनीति करना ही नहीं चाहते सर। तो कैसा होगा सर? राजनीति लोग समाज में बिना इकट्ठा हुए, इकट्ठा किए, बिना समाज में जोड़े राजनीति करने अकेले पहुंच जाते हैं सर, और फिर नेता बन के भी बोलते हैं कि हम नेता बन के भी हम उत्पीड़ित हो रहे हैं। इस पर सीपी सिल्लानी सर आप बात रखें सर। विरोधी काम कर रही है और उसको सही तरह योग्य आदमी चुन के वहां जो प्रक्रिया है, जो कई बार आवाज उठती रही है न्यायपालिका में संशोधन, वो क्यों नहीं स्थापित किया जाता? मात्र 200 परिवार ही वहां क्यों बिठा दिए जाते हैं? जब तक न्यायपालिका न्याय नहीं देती तब तक जाति बदल दो या नाश कर दो, उस पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? कि जाति तो पीछे लगी रहती है, उसके नाम के पीछे। और तो और हमारे ऑफिसों में कोई अधिकारी आता है तो ये तुरंत मालूम किया जाता है कि भाई ये अधिकारी किस जाति और धर्म का है। मगर समर संघ जो प्रयास करता है, भाई ना तो यहाँ जाति है और ना हमें तुम्हारी जाति पूछने की आवश्यकता है, और ना ही हमें राजनीति में खुद जाने की आवश्यकता है। जिस आदमी को हम योग्य समझते हैं उसके लिए फेवर करेंगे, मगर संघ को राजनीति कोई आवश्यकता नहीं है। मगर आवश्यकता यह है कि जो संविधान है वो संविधान स्थापित हो, और न्यायपालिका में संविधान अभी स्थापित हुआ ही नहीं है भारत की आजादी से लेकर आज तक। और यही कारण है कि जाति के कारण दुराग्रह, घृणा, भेदभाव, लूट कमजोर वर्ग पर होती है, और उसको न्यायपालिका न्याय देने के बजाय उसको तारीख देती रहती है। जिस दिन वो तारीख देने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, किसी आदमी की कोई जाति हो, संविधान से उसे न्याय मिले, तो मानवीय समता स्थापित हो सकती है। जाति का कोई बदलने की आवश्यकता नहीं, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। और कहो तो कहीं ना कहीं गांव में जाकर के हम तुरंत पूछते हैं, कोई आदमी आके पूछता है भाई मोहनलाल से मिलना है हमें, तो जिससे पूछ रहे हैं वो तुरंत पूछता है कौन सा मोहनलाल, तो उसके 3 चीज बताई जाती हैं। नंबर 1, वो क्या रोजगार कर रहा है। नंबर 2, क्या उसका जो ओरिजिन है कहां से है। और नंबर 3 कि भैया उसकी जाति क्या है। उससे उसे पहचानने में और आसानी होती है कि वो लोग किधर बसे हुए हैं, वहां पहुंचा जा सकता है। मगर अन्याय जाति के कारण नहीं, अन्याय संविधान की अन्याय भरी प्रक्रिया और मनुवाद से होता है। संगम नमामि सर।